मेरा कहना सीएम सर से ये था कि क्या हमारे देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि किसी आरटीओ डिपार्टमेंट में किसी को जाना ना पड़े? की तरह हम गुरु द्रोण की प्रतिमा से शिक्षा तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन कर्ण की तरह प्रतिस्पर्धा से वंचित हो जाते हैं। डिप्टी सीएम साहब आए थे, मैं जब अपना इंट्रो दे रहा था तो वो यही लड़का है, बच्चा है, जो अपने जो क्वेरीज है उनके छात्र प्रपोजल देता है कि मेरा प्रपोजल है कि मैं इतने घंटे में इस प्रकार आपके इस फीचर प्रकार की कंप्यूटेशनल कैपेसिटी अक्सर सुपर कंप्यूटर्स में पाई जाती है, जो अनफॉर्चुनेटली इस स्टेट पे हमारे पास नहीं है। इस देखिए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में भारत लगातार प्रगति तो कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जिनके जवाब तलाशना और उन्हें टटोलना, उन्हें महसूस करना और उन पे काम करना, ये बहुत ज़रूरी हो चला है। स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और जो यहाँ का जो ब्रेन है वो ब्रेन ड्रेन ना हो जाए, इसलिए लगातार यहाँ के हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टेबल करने के लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं। आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब यहाँ डिप्टी सीएम साहब आए हुए थे, विजय शर्मा साहब, छत्तीसगढ़ के, और ये छत्तीसगढ़ तकनीकी विश्वविद्यालय है भिलाई में। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में उनसे बात की। बहुत सारी अपब्रिंगिंग जो योजनाएं हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, उन पे स्टूडेंट के क्या सहभागिता हो सकती है, उन पे सवालात भी किए। एक स्टूडेंट थे, उनसे आगे आपको मिलाऊंगा। आपका नाम पहले बताएंगे और ये जो आपने एरिना डेवलप किया है इसको थोड़ा समझा दो। मेरा नाम विधि ठाकुर है और मैं यूटीडी में 3rd सेमेस्टर डेटा साइंस की छात्रा हूँ। मैं यहीं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। हमारे यूटीडी में हम सभी छात्राओं को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर सभी प्रत्येक छात्र को इंटेल कोर i7 10700 CPU एंड निवीडिया के SSD कार्ड एंड ग्राफिक कार्ड्स का एक्सेस है, ताकि जिन भी स्टूडेंट के पास लैपटॉप की सुविधाएं नहीं है वो किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी से वंचित ना रहे। सर, ऑल्सो हम यहाँ पर चेन कंप्यूटिंग के माध्यम से कंप्यूटर्स को लिंक किए हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो लार्ज AI ट्रेनिंग फैसिलिटेट कर सके। और आज तक सर हमने माई SQL वर्कबेंच, LT स्पाइस एंड C++, पाइथन, C जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। और सर, हमारी यूटीडी की खास बात ये भी है कि यहाँ पर लगभग हर एक राज्यों से बहुत सारे छात्राएं पढ़ने के लिए आए हैं, जो कि हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। हम साथ में आपने जो समझाया वो टेक्निकल लैंग्वेज है, हाँ। उसको बहुत सारे टेक्निकल लोग समझ पाएंगे। मैं भी उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, तो थोड़ा सा इसको सामान्य कर दीजिए। हाँ। कि ये कंप्यूटर जुड़ेंगे किन से कनेक्टिविटी रहेगी, कैसे आप लोग ऑपरेट करते हैं, कैसे आप उनसे बातचीत होती है, या जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, उसको थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए। सर, कहना आप समझाएंगे? आप जी। सर, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और मैं कैलकाटा वेस्ट बंगाल का निवासी हूँ। यहाँ मैं यूटीडी में अपनी 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सर, आपका सवाल के जवाब देने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। ये डेटा साइंस से एक परत ऊपर है। अगर हम डेटा साइंस को एक लकीर की तरह देखें, AI उसी लकीर पर एक 3rd डिमेंशन है। उस प्रकार की कंप्यूटेशनल कैपेसिटी अक्सर सुपर कंप्यूटर्स में पाई जाती है, जो अनफॉर्चुनेटली इस स्टेट पे हमारे पास नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ के कंप्यूटर्स को लिंक करने की कोशिश की है। जो कंबाइंड रैम है उससे हम काफ़ी हद तक उन ट्रेनिंग्स को अचीव कर पा रहे हैं, जिसके लिए अदरवाइज हमें बहुत महंगे कंप्यूटर्स खरीदने पड़ते हैं। हमारे पास उतने महंगे कंप्यूटर्स तो नहीं, पर जो क्वांटिटी है उससे हमने अपनी आपदा के अनुसार अवसर निकाला है। अभी डिप्टी सीएम साहब आए थे, मैं जब अपना इंट्रो दे रहा था तो वो यही लड़का है, बच्चा है, जो अपने जो क्वेरीज है उनके सामने में रख रहा था और कह रहा था कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर लेते हैं सर, और फॉरेन कंट्रीज़ के लिए उसको हम लोगों को मेहनत करके वहाँ के लिए काम करना पड़ता है और वहाँ से एक स्टूडेंट को इनकम होती है। जी सर। और यहाँ क्या ये चीज़ें स्टेबल की जा सकती हैं? आप लोग का शासन है, तो इस तरह से आप क्या रखना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे सर? गूगल समर ऑफ कोड एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जो कि सिर्फ भारत के या US के ही नहीं, पूरी दुनिया के छात्रों के लिए ओपन है। यहाँ संघर्ष करना एक बड़ी गरिमा की बात मानी जाती है, मगर इसका एक सिस्टम है। गूगल एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी को ऐसे स्थिर करती हैं और बताती हैं कि हम इस दौरान इस सेशन में इन सारी फीचर्स की डेवलपमेंट चाहते हैं। इसके लिए एक छात्र प्रपोजल देता है कि मेरा प्रपोजल है कि मैं इतने घंटे में इस प्रकार आपके इस फीचर को डेवलप करूंगा। उस छात्र का प्रपोजल तभी एक्सेप्ट होगा अगर उसने उसी रिपोजिटरी में उसी कंपनी के लिए पहले अनपेड काम किया हुआ हो, तो उसके छोटे मोटे बग्स अनपेड काम करना ये मस्ट है पहले।
बहुत प्रेफरेंस मिलती है। जैसे मैं अगर यहाँ का छात्र हूँ, अगर मैं MIT का छात्र होता तो मेरे MIT का छात्र होना ही काफ़ी होता, लेकिन क्योंकि मैं उतने बड़े कॉलेज का पार्ट नहीं हूँ, मुझे अपने आप को अलग से दिखाना होता है। सर, ये डिजिटल इंडिया है और हम कहीं ना कहीं एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एकलव्य की तरह हम गुरु द्रोण की प्रतिमा से शिक्षा तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन कर्ण की तरह प्रतिस्पर्धा से वंचित हो जाते हैं। गूगल समर ऑफ कोड इस भेदभाव को तोड़ने का एक माध्यम है, लेकिन ये जो सारा श्रम हो रहा है, जो सारा अनपेड श्रम हो रहा है, वो जनरली क्या होगा, 10 लोग बाहर की कंपनी को ओबलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको पेड सर्विस आपसे ले सके। बिल्कुल। अभी साहब जैसे आपसे चर्चा कर रहे थे, वो उनकी क्या क्वेरीज थी, क्या बोल रहे थे, वो क्या कहने बोल रहे थे, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ कहीं ना रहे कहीं थे वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस अप्रोच की क्या हमारे छत्तीसगढ़ में डिमांड है। और मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल है। क्या हमारे पास स्टार्टअप्स की कमी है, क्या हमारे पास कंपनीज की कमी है, क्या हमारे पास उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की कमी है या गवर्नमेंट सर्विसेज की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे पास उस वर्कफोर्स की कमी है जो अपने आप को इस भीड़ से अलग करना चाहता है? बिल्कुल नहीं। बस उस माध्यम की ज़रूरत है जहाँ हम अपने पराक्रम को प्रस्तारित कर पाए, दिखा पाए। और अगर हमें अच्छा, जैसे एक चीज़ समझाओ, जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो या देश की जो सरकार है, वो बहुत सारे अपनी योजनाएं बनाती हैं। आपने एक क्वेरी ये भी रखी थी कि सर योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनकी क्रियाशीलता पे कहीं कुछ मतलब स्टेबल तौर पे कुछ बहुत कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो बहुत सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे जो टेक्निकल हैंड्स हैं हम विदेशों को दे रहे हैं, वो टेक्निकल हैंड्स इनसे जुड़ सकें और इनको हम अपनी कंट्री को ज़्यादा सेवा दे सकें, उसके लिए क्या सरकार को समझाना चाहते हैं? सिंपल भाषा में बताइएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि मैं किसी प्रकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ओपन फोर्ज एक प्लेटफॉर्म है जो कि भारत सरकार ने ही डेवलप किया है और इसी लक्ष्य से डेवलप किया है। मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट थी कि क्यों ना इसमें हम हमारे लोकल स्टार्टअप्स को इनकॉर्पोरेट करें और एक फंडिंग प्रोसेस बना सके ताकि छात्र अपनी आय खुद इससे जनरेट कर सके। मेरा कहना CM सर से ये था कि एज छात्र हमें योजनाओं पर ही नहीं, योगदान का भी माध्यम लेना चाहिए अपनी प्रगति के लिए। सर, जब भी कोई छात्र कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसके कॉलेज के एडमिशन से उसकी प्लेसमेंट डिसाइड होती है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ज़रूरी है कि उसका जो एक्सपोजर है वो उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करता है, उसकी एकेडमिक्स नहीं। बड़े कॉलेजेस बड़ा एक्सपोजर दिला पाते हैं, छोटे स्टूडेंट्स को अपने एक्सपोजर खुद ढूंढनी पड़ती है। ये एक माध्यम बन सकता है उस एक्सपोजर लाने के लिए। अगर आज यहाँ का कोई स्टूडेंट जॉब मार्केट में जाता है तो शायद उसे प्लेसमेंट कम मिले क्योंकि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ क्यों ना इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से, सिंपल सी बात है, जैसे दर्शकों को अगर कुछ चीज़ें जैसे टेक्निकल नहीं समझ में आ रही होंगी, विदेशी कंपनियां जैसे हम कह रहे थे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाती हैं, रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ, मतलब वहाँ ऑफिसेज में भीड़ नहीं होती है। वो लोग हमारे देश के जो नौनिहाल और युवा हैं जो टेक्निकली साउंड हैं, उनको ये प्रोजेक्ट्स देते हैं और उससे पहले उनसे फ्री सर्विस भी लेते हैं। क्यों सही कह रहा हूँ? तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स उनको दिया जाता है और वो लोग फिर पेड सर्विस में लॉग इन होते हैं। तो क्या हमारे देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि किसी RTO डिपार्टमेंट में किसी को जाना ना पड़े और वहाँ उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर उसके घर में पहुँच जाए और जो ये हमारे युवा हैं उस तरह से काम कर सकें? क्या एक्साइज डिपार्टमेंट होगा, क्या और कलेक्ट्रेट में और जितने डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट के पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इस तरह से युवाओं को उपयोग करते हुए, जो बेरोजगारी का मसला असल में लगातार चलता रहता है। सवाल बेरोजगारी का नहीं, जब कहा जाता है कि हमारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं, नॉट अनएम्प्लॉयड हैं, तो कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस का मसला है। अगर इस तरह वर्क एक्सपीरियंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ना कि बड़ी बड़ी पूंजीपति कंपनियों को दे दिया जाए, तो इससे हमारी एम्प्लॉयबिलिटी में भारी इजाफा होगा और ये कोई डिबेट की बात नहीं है सर। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और ये सारा ग्रुप आप देख रहे हैं, ये छोटे बच्चे हैं और बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, मुझसे बात करना चाहेंगे? कोई आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। नमस्कार, मैं शेष नारायण साहू, मैं यहाँ सहायक प्राध्यापक हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। जैसा कि हमारे बच्चों ने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से, हमारे जो क्लास रूटीन्स हैं उसमें हम लोग तो कोर्स जैसे अलग अलग विषय होते हैं उनको तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन उसके साथ जैसे आर्यन ने बताया कि एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जहाँ बच्चे सरकार क्या करे? सरकार के लोग हमारी बातों को देखते हैं, हमारा चैनल देखा जाता है। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, सरकार क्या करे? आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ने के लिए क्या करे? उन्होंने बहुत कुछ समझाया जी। देखिए, सरकार का काम सबसे पहला क्या है कि हमारे जैसे कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम पर नहीं है फ़िलहाल। जैसे कि अगर आप बात करें कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, अगर कहा जाए कि कोई कंपनीज़ क्या यहाँ पर अवेलेबल है जो आपको इंटर्नशिप दे या प्री प्लेसमेंट आपको एक्सपोजर दे, तो फ़िलहाल हमारे ये विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है हमारे पूरे भारत का जिनके पास स्वयं एक कंपनी का एक ऑफिस है, जहाँ बच्चे यहाँ पढ़ने के बाद
प्री प्लेसमेंट एक्सपोजर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे विश्वविद्यालय ने ये चीज़ इनिशिएट किया है। ऐसे ही और कई सारी इनिशिएटिव हमको लेने पड़ेंगे, जिस पे हमें हम आशा करते हैं कि सरकार इसमें हमारा योगदान दे। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मैंने समझा दिया और जितनी मेरी समझ थी उतनी मैं बातें रख पाया, और बाकी तो सब ये टेक्निकली साउंड लोग हैं, इनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि यहाँ जो सरकार के डिप्टी सीएम साहब थे उनके सामने इन्होंने अपनी बात खुलकर रखी है। अब हमारी खबरों के माध्यम से हमने कोशिश की कि और ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा डिस्क्लोज़ करके समझा दें। सरकार इन विषयों पे कितना गंभीर हो पाती है, गंभीर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ युवा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ब्रेन ड्रेन वाली समस्या आज भी है। इन चीज़ों को वॉश आउट करने के लिए ये टेक्निकल ज्ञानी तो हैं ही हैं बच्चे, साथ साथ जो इनकी क्षमता है वो क्षमता बातचीत में भी दिखी कि सरकार इनसे सुनना चाह रही थी, सरकार के जो लोग थे वो समझना चाह रहे थे। तो समझिए, आगे बढ़िए, सरकार भी आगे बढ़े और देश के ये बच्चे युवा आगे बढ़ें और इनको इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के ज़िले में, इन्हीं के देश में इन्हें नौकरियां मिल जाए। एक अर्थव्यवस्था इस तरह से डेवलप की जा सकती है। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो पे आपकी कोई राय होगी उसको रखिएगा। हमारा चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट टीवी के, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। यूट्यूब पे आप हमें देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपने कीमती विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे हटो, सब हटो।